आप देख रहे हैं बीबीसी। मैं हूं दिलनवाज। कल हम कासगंज से लाइव थे और आज हम हैं उन्नाव में। उन्नाव का नाम सुनकर आपके जहन में कई सवाल कौंधते होंगे। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन इसकी छवि बलात्कार और हत्या के ऐसे मामलों से है जो लोगों में खौफ पैदा करते हैं। पिछले कुछ महीनों और सालों में यहाँ से आई खबरों ने इस शहर की ऐसी छवि पेश करने की कोशिश की है जो वास्तव में शायद नहीं है। मेरे साथ यहाँ के युवा हैं। इनमें से कुछ लोगों के राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन किस संगठन से है। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। उन्नाव में चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है? उन्नाव का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी, रोड जो है गड्ढा मुक्त कराई जाए। दूसरी चीज़ है यहाँ आवारा जानवरों पे कंट्रोल किया जाए। तीसरी चीज़, उन्नाव में दलितों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। उन्नाव में दलित बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, अस्मत लूटी जाती है, मार दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, कोई कि जितने भी विधायक सांसद हैं कोई नहीं जाता। सिर्फ हम लोगों से हिंदू बनाकर हमसे वोट लिया जाता है। वोट लेने के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है, बाकी समय हम दलित बने रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या दलित हिंदू है या नहीं है। वोट के समय आप हमें हिंदू बनाते हैं और अभी जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, अस्मत लूटी जाती है, क्यों यहाँ का कोई नेता विधायक क्यों नहीं पहुँचता? उन्नाव में यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सारे विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। यहाँ पे इतने कांड हुए, फैसल मारा गया, वहाँ पे पुलिस वालों ने मारते मारते मार दिया। बांगरमऊ में सब्जी विक्रेता था, तब यहाँ पे बीजेपी का कोई भी नेता क्यों नहीं पहुंचा, कोई भी विधायक क्यों नहीं पहुंचा? वहाँ के श्रीकांत आप निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं ना? नहीं, राजनीतिक संगठन की बात मत करिए। ये मैं आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं दलित समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, बहुजन समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अकरमपुर में बवाल हुआ, वहां पे एक लोधी समाज का व्यक्ति मारा गया और गौतम समाज का व्यक्ति मारा गया। वहां कोई नेता विधायक क्यों नहीं पहुंचा? मैं ये चाहता हूं, आप कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे भी आएंगे। और एक मिनट और समय दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जब यहाँ सत्ता है, सब कुछ है, अगर आप सब लोग समय से पहले वहां पहुंच जाइए, समय से पहुंच जाइए, उन गरीब दलितों की, बहुजनों की मदद कर दीजिए, तो विपक्ष को कभी आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके विधायक सांसद उस समय कहां चले जाते हैं? आप लोग हमको क्यों मुद्दा उठाने देते हैं? मैं चाहता हूं अगर जो आप सरकार बनाते हो, सरकार में हो, तो उन दलितों के लिए भी आप आवाज उठाइए, उनके लिए भी लड़िए। अभी काशीराम में एक लड़की मार के 7 फुट गड्ढे में गाड़ दी गई, उसके लिए उन्नाव से किसी हिंदू संगठन ने या किसी सांसद ने, किसी विधायक ने कोई आवाज नहीं उठाई है। यहाँ पे उसकी आवाज सिर्फ चंद्रशेखर रावण ने उठाई है। ये मैं हाँ, हिंदू संगठन नहीं पूछा, जी जवाब देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर किसी ने लिखा था माननीय योगी जी को और सरकार को, तो समाजवादी पार्टी के गुंडे सरकार आने से पहले ही इतने निरंकुश हो गए कि उन्होंने दलित बेटी का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उस शव को दफना दिया अपने ही आश्रम में। तो मैं सबसे पहले योगी जी से मांग की थी मैंने कि उनके जो आश्रम पर बुलडोजर चलेगा, जो मरम्मत के लिए गया है, तो 10 मार्च के बाद बुलडोजर चले, इसकी मांग की थी। और जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हत्या की थी, उसकी 1 करोड़ में मुआवजा देने की समाजवादी पार्टी के मुखिया से मांग की थी। योगी सरकार निरंतर जो अपराधियों पर अंकुश लगा रही है, ये शायद दिख नहीं रहा है। दलित हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यहाँ जाति से मतलब नहीं है। रही बात जो फैसल पर पुलिस कर्मियों ने लाठी चलाई थी या जो भी किन्हीं कारणों से जो भी हुआ, उस पर तत्कालिक पुलिस कर्मियों पर मुकदमा लिखा गया, जेल गए। ये सिर्फ योगी सरकार में संभव है, अन्य सरकारों में कभी नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा के दंगे फैलाने का काम। मेरा सवाल ये है, जैसे उन्नाव का जब नाम उन्नाव के बाहर लोग सुनते हैं, दिल्ली में सुनते हैं, नोएडा में सुनते हैं या दूसरे इलाकों में सुनते हैं, तो रेप की घटनाओं से जोड़कर शहर को देखते हैं। क्या आपको लगता है ये छवि जो है शहर पर हावी हो रही है? शहर और कार्य जो विपक्ष ने किया, आपको नहीं लगता है कि राजस्थान में रेप होते हैं? क्या सोनिया जी और प्रियंका जी राजस्थान नहीं चली जाती हैं? सिर्फ उन्नाव में क्यों आ जाती हैं? क्या आपको नहीं लगा रेप में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूरी सरकार में मलाई खाते रहे? रेप नहीं किया था उन्होंने। सिर्फ योगी सरकार ने अपने विधायक को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया है। और ये बड़ी बात है कि सरकार रहते भी आज कुलदीप सिंह सेंगर जी जेल के अंदर हैं। मैं विषय थोड़ा बदलूंगा। अगर शहर के मुद्दों की बात की जाए तो इस समय उन्नाव शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या आपको लगता है? यहाँ पे अभी मैं आया, मैं जाम में फंस गया ब्रिज पर, सड़कों की हालत यहाँ खराब है, राजधानी से इतना करीब ये है, 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्या आपको लगता है कि सरकार ने पर्याप्त नहीं किया उन्नाव के लिए? देखिए, ऐसा है कि
अमृत महोत्सव अमृत योजना यहाँ पे चल रही है, जिसके लिए सड़कों पे खुदाई चालू है और जगह जगह नाले बन रहे हैं, जगह जगह नालियों का निर्माण हो रहा है। तो जब निर्माण कार्य होगा तो खोद के ही किया जाएगा, और वो खुदाई इस बात को सिद्ध कर रही है कि निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है या कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। ठेकेदार आता है तो कितना हम आप देखते हैं कि रोड में सही मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम आपको भी देखना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी, राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है, सबसे पहले हम जागरूक हों। अच्छा, अगर एक आम नागरिक के तौर पे मैं आपसे पूछूं, चुनाव है, कुछ दिन बाद आप वोट डालेंगे, आपके जहन में क्या चल रहा हो? क्या सबसे अहम मुद्दे हैं उन्नाव के और आसपास के इलाकों के? शिक्षक और एक सांस्कृतिक सेवक होने के नाते हमेशा मेरा दो बिंदु रहे हैं हमारे, कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत दूर दूर जाके उन्हें मेडिकल के कोर्सेज करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट का या टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन का कोई भी सरकारी संस्थान हमारे यहाँ नहीं है। महिलाओं का कोई भी राजकीय महाविद्यालय हमारे उन्नाव जनपद में नहीं है। कोई भी मेडिकल कॉलेज हमारे उन्नाव जनपद में नहीं है। एकमात्र पॉलिटेक्निक और एक ITI जो कि शासकीय है, बाकी प्राइवेट चल रहे हैं। जब तक शासकीय संस्थान नहीं डेवलप होंगे तकनीकी शिक्षा के, चिकित्सकीय शिक्षा के, प्रबंधकीय शिक्षा के, तो हमारे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स को कैरियर बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरा बिंदु मेरा ये होता है कि उन्नाव के कलाकारों को हमेशा अछूता रखा गया। उन्नाव के कलाकारों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर जाके अपनी मेधा का परिचय दिया है। तमाम सारे कलाकार, इतने सारे कवि और शायर हमारे उन्नाव जनपद से हैं जो विश्व स्तर की मान्यता है उनकी, जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। उनकी स्मृति में जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, उनका रखरखाव नहीं हो पाया है। कोरोना काल में हमारे कलाकारों ने, चूँकि स्वाभिमानी होता है कलाकार, उन कलाकारों ने दूसरे से मांगने का काम नहीं किया। जो हम लोगों के नज़दीक थे, हमारे विमल भैया थे, छोटा भाई लक्ष्य था, और तमाम जितने हमारे साथी हैं यहाँ पर, उन लोगों ने एक यूनिट बना के कलाकारों के घर जाके उनकी दुखती डक पर हाथ रखा, उनके आंसू निकल आए, तो उनको हम लोगों ने जाके कुछ ना कुछ सामग्री की मदद करी। तो इस तरीके उन्नाव जनपद का कलाकार बहुत दूर दूर तक जाकर, राजू श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ से प्राण जी पढ़ के चले गए, हमारे यहाँ से करीब फिल्म की जो डेब्यू करने वाली नेहा हमारे यहाँ से गई। उन्नाव जनपद ने उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म फेयर दिया। बड़े भाई होने का गौरव मुझे मिलता है, विशाल मिश्रा का बड़ा भाई कहलाता हूँ, और वो फिल्म फेयर अवार्ड दिया उसने उत्तर प्रदेश को पहला उन्नाव से। और लक्ष्य निगम खुद ही कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, राजू निगम जी हमारे क्षेत्र में, ना जाने कितने कलाकार हैं, और इतने कलाकारों के होते भी उनका अनुसरण करके यहाँ के कलाकार बढ़ रहे हैं, और उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है शासन के स्तर से। उनका ना कोई यहाँ प्रशिक्षण संस्थान है। शासन के स्तर से सूचना विभाग को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कलाकारों का पंजीकरण करें, कलाकारों का सूचीबद्ध करें, और जो जिस विधा में कलाकार है उसको उसके मुताबिक उसको काम दिया जाए। आज तक सूची ही नहीं बन पाई है। मैं लक्ष्य आपके पास आऊँगा, वोट डालेंगे इस बार? वोट है आपका? डालूंगा। एक युवा के तौर पर आप कैसा भविष्य अपने लिए देखते हैं आज के दौर में, आज के भारत में? क्या आपके लिए नौकरी के पर्याप्त मौके हैं, शिक्षा के पर्याप्त मौके हैं, आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके हैं? देखिए, मौके सबके जीवन में होते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको मौके भी नहीं तलाशने पड़ते हैं, वो अपने सफलता की ओर बढ़ता जाता है। मनीष भाई ने स्वयं बोला कि उन्नाव वास्तव में साहित्यिक नगरी है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, हज़रत मोहानी साहब की धरती है, प्रताप नारायण मिश्र की धरती है, और जहाँ पर आप खड़े हैं निराला पार्क के नाम से जाना जाता है। आप चंद कदम की दूरी पे बढ़ेंगे तो निराला जी के नाम से एक ऑडिटोरियम यहाँ पे बना हुआ है। ऑडिटोरियम में बहुत अच्छा काम किया गया, अभी हाल में ही उसकी मेंटेनेंस हुई, लेकिन अभी भी उसकी हालत जो है ख़राब है। एसी लगना था, एसी अभी तक नहीं लग पाया। और दुख की बात हमारे कलाकारों के लिए ये है कि हम जब अपने शहर में, अगर हम लोग कलाकार हैं, मनीष भाई हैं, या कभी हम लोग किसी सपोर्ट से कोई कार्यक्रम कराने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से एक मानदेय की बात होने लगती है कि सरकारी हम आपको दे नहीं सकते। तो सरकार को ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए, अगर कलाकार कला की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, तो उनको पहली चीज़ तो ये ऑडिटोरियम निःशुल्क आवंटित किया जाए। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये है, क्योंकि हम कलाकार लोग वैसे भी बेरोजगार, हमको कोई देने थोड़ी आता है साहब। मोदी जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ विकास पे बोलना है। अब विकास की बात यहाँ पे हो रही है, तो सबसे पहले उन्नाव ज़िले से ही बात कर लेते हैं। यहाँ एक गढ़ी गांव है जिसको माननीय साक्षी महाराज जी ने गोद लिया था, तो वो आज गोद में ही खेल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा भाई ने बताया कि यहाँ पे अमृत गंगा का पाइप पड़ रहे हैं, तो इसलिए रोडें इस समय खुली हुई हैं। तो ये अभी 1 महीने से खुदी हुई हैं। पिछले 5 साल से किसी को यहाँ के गड्ढे नहीं दिखाई दिए। आप यहाँ के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा फिर से, छोटे चौराहा वाला रोड आप जाके देख लीजिए,
आप उसको देख लीजिए, वो पिछले 5-10 सालों से ऐसा गड्ढा है कि अगर आपकी गाड़ियां जाएंगी तो वहाँ सस्पेंशन वहाँ से टूट जाएंगे, ठीक है, सस्पेंशन आपके टूट जाएंगे। ये विकास हुआ। दूसरा विकास देखो देश में क्या हो रहा, सरसों का तेल आज 100 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो बिक रहा है, ये विकास हुआ। डीजल जो है 60 रुपए से आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है। एक मिनट पूरा पॉइंट ले लीजिए, फिर बड़े भाई को दीजिए आप। आज डीजल 60 रुपए से 100 रुपए में बिक रहा है। डीएपी 400 रुपए की मिलने वाली किसानों को आज 1200-1300 रुपए की मिल रही है। तो देश में, और हाँ टीटी का एग्जाम जो है कि 2 बार हो रहा है, एक बार में क्लियर नहीं हो पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्तियों में लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं। आए दिन यहाँ पे ऐसा विकास हो रहा, यहाँ सब सपने में विकास होता है। ये उन्नाव जिला है दोस्तों, यहाँ सपने में विकास होता है और सपने में ही सब काम हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं देखिए, आप बीजेपी के समर्थक हैं, नजर बीजेपी के समर्थक नहीं हूँ, मैं आम लोग हूँ, और जो हुआ है उसको आप प्रूव कर सकते हैं, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। इन्होंने भाई साहब ने महंगाई की बात करी है, ठीक, उस पे आप क्या कहेंगे? महंगाई क्या इससे पहले नहीं थी? सिर्फ महंगाई ही मुद्दा है। बेरोजगारी आप कहते हैं बेरोजगारी तो विपक्ष के पास रहेगी, क्योंकि आने वाले 20 सालों तक कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है विपक्ष को। विपक्ष रोजगार मिलेगा जो योग्य लोग होंगे, जो युवा पढ़ के आ रहा है, रोजगार मिल रहा है। और मैं एक मिनट, उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं भाई, मिला है। जवाब आप बता, आप एक मिनट, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास की मैं बात कर रहा हूँ। 2 एक्सप्रेसवे उन्नाव से गुजर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे। दूसरा रायबरेली से 4 व्हीलर। खाना बनाने के लिए कड़वा तेल उपलब्ध नहीं है, एक्सप्रेसवे पे कार क्या चलाएगा मेरे भाइयों? पहले ये बताइए। बेकार की बात करते हैं, बेकार की, ठीक है। जिस सरकार ने आप इस बात को खुद स्वीकार कर सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी से आज देश उभर गया तो सिर्फ मोदी और योगी की सरकार में, लेकिन भुखमरी में लोग मर जाते। आज जो किसान को जीएसटी 28%, किसान निधि जो किसान को मिल रही है, जो युवाओं को रोजगार जो सरकार दे रही है, वो निष्पक्ष तरीके से दे रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने रोजगार के नाम पर सिर्फ लूट की है, सिर्फ लूट की है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी सरकारी नौकरी थी? बड़े भाई ने बताया कि यहाँ योग्य लोगों को नौकरी मिलती है। प्रूफ हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई योग्य नहीं है, नौकरी मिलेगी। हमारे योगी जी ने भी कहा था उत्तर प्रदेश में कोई योग्य नहीं है। सेम स्थिति चीन की थी, चीन की भारत से भी खराब थी। ऐसी क्या वजह है कि आज चीन इतना आगे खड़ा और भारत, आपको इतनी नॉलेज है तो इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकारें आई आज़ादी के बाद, उन्होंने लाइसेंस राज इस देश में चलाया और उन्होंने कहीं ना कहीं सब एक ही परिवार, एक ही खानदान में पूरी अर्थव्यवस्था को समेट के रखा कि जो भी करना है। नेहरू गांधी, जैसे 2-4 खानदान का नाम दीजिए जो इस देश के बड़े उद्योगपति हों, जिन पर देश की सारी अर्थव्यवस्था। मारुति को किस तरह से नेहरू गांधी खानदान ने कैप्चर किया था और किस तरह से सरकारें, देखिए सरकारों का कहने का मतलब, एक मिनट सुन लीजिए, सरकारों का ये नहीं होता है कि एयरलाइंस टाटा बनाए और आप उसको एयर इंडिया का नाम दे दो और उस पे आप, क्या सरकार का काम ये होता है कि सरकार की बनाई रेल को बेच दें? नहीं, बेचना क्या होता है, बेचना क्या होता है? अब एयरलाइन को, ये एक रूमर चलता है, सुन लीजिए, ये मनमोहन सिंह लाए थे, उन्होंने जिंक कॉपर इंडिया बेची थी, तो उनपे तो कभी किसी ने नहीं कहा। ये देखिए एक सुनियोजित प्रायोजित एक चलाया जाता है। आप चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, जो अभी जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे आप खुश हैं क्या? उससे यहाँ के उन्नाव के जो युवा हैं उनके लिए कुछ रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आर्थिक उदारीकरण जब नहीं हुआ था तो इस देश में एम्बेसडर नाम की एक कार हुआ करती थी जो स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, HMT नाम की एक घड़ी हुआ करती थी। आज आप मार्केट में देख सकते हैं कि इतने ब्रांड हैं और जब इतनी कंपनियां आई हैं, देखिए जो आर्थिक उदारीकरण है उसका एक दूसरा पक्ष ये है कि कंपनियां यहाँ बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें, और मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ये चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियां यहां से पैसा बाहर न ले जाएं, वो यहां निर्माण भी करें। आज एमका जैसा लड़ाकू विमान भारत बना रहा है जो 5.5 जनरेशन का है, जो अमेरिका के F-35 को टक्कर देता है। आज भारत की जो हथियार इंडस्ट्री है वो अपने आप में फिलीपींस को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बेच रही है। जिस देश की सेना को जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो विदेशों से आता। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना इस समय जो है हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है? आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में भारत है, क्यों है? नहीं, अब देखिए होता क्या है कि जब आप बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर जूते तक विदेश से मंगाते थे तो हथियार इंडस्ट्री, अगर आपने थोड़ा अध्ययन किया होगा। नहीं, मैं बात देखिए, ये डिबेट ना अलग जा रही है, मैं उन्नाव के मुद्दों पे लेके आना चाहता हूँ। एक लाइन पे खत्म करता हूँ। देखिए हथियार इंडस्ट्री जो है वो
कोई साल 2 साल में नहीं हम बोलिए। ये एकेडमिक डिबेट हो रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि उन्नाव में जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई रोजगार करना चाहे तो उसके लिए क्या मौके हैं? क्या यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? देखिए कहीं ना कहीं ये तो हम नहीं कह सकते कि 100% कहीं ना कहीं जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने देखा है, धरातल पे बहुत काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में योगी सरकार को 100 में 100 नंबर मिलते हैं। तभी देखिए ये मैं आपसे कहूंगा, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक महिला जिसकी बेटी लापता थी वो थाने के चक्कर लगाती रही, नौबत आई कि उसे जो है एक नेता की गाड़ी के आगे कूदना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन अच्छी होती तो क्या एक विक्टिम के साथ ऐसा होना चाहिए था? आप ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ऐसा कानून व्यवस्था होती है आपकी नजर में ठीक है? देखिए जिस नेता का आप नाम बता रहे हैं उसकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी एफिलिएशन का मतलब नहीं है। एक महिला जिसकी बेटी लापता है, क्या उसे थाने के चक्कर लगाने चाहिए? कितनी बार वो थाने गई मुझे बताइए। नहीं तो अगर कानून व्यवस्था गाड़ी के सामने क्यों कूदी वो? आप जिस नेता के सामने वो कूदी, उन्होंने क्या जवाब भाई? पूर्व मुख्यमंत्री है, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में। मैं पार्टी एफिलिएशन खुलासा तो इसी सरकार ने किया, खुलासा किया अपने अधिकारी, मुझे अधिकारी थे उसका निलंबन किया, ये कार्रवाई की, और उसकी लगातार जो कार्रवाई की है वो सिर्फ ये योगी पुलिस ने किया है। मैं पहले भी बताता हूँ। देखिए जिस घटना को आप बता रहे हैं, एक मिनट बाबा साहब, एक मिनट। जो देखिए 364 का मुकदमा होता है अपहरण का, ठीक है। अब जो होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर जाता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा लापता है, ठीक है, तो पुलिस का काम होता है 364 का जो आईपीसी के अंतर्गत है उसका मुकदमा दर्ज। देखिए कम से कम इस मामले में आपको स्वीकार करना चाहिए कि पुलिस से लापरवाही हुई है, नहीं होती तो क्या निलंबन करना पड़ता? बिल्कुल, हमने तो मांगा है सीओ का निलंबन होना चाहिए, मैंने तो खुद मांगा है। लेकिन सब जगह आप जानते हैं कि अधिकारियों की जो कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में भी कई ऐसे अधिकारी होते हैं। हम लोग तो लगातार कहते हैं कई ऐसे अधिकारी समाजवादी मानसिकता के आज भी बैठे हैं जो योगी सरकार की सुपारी लेती है। आप ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि कानून इस मामले में कुछ बेहतर पुलिस कर सकती है। के पास उसकी चार्ज थी, सीओ को जिम्मेदारी से लेना कर लेंगे, कुछ नहीं जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं मान लीजिए थोड़ी शिथिलता रही, लेकिन अब इसके लिए ये भी नहीं है कि हम दोषी ठहराएं कि योगी जी भी दोषी हैं, क्योंकि उनका जो जीरो टॉलरेंस है, शासन प्रशासन अगर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर अगर उनका सख्त प्रशासन होता तो पुलिस, देखिए गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे के लिए होती है, और जब वो नामजद रिपोर्ट कर रही थी तो यहाँ के प्रशासन को चाहिए था कि तुरंत हो जाएगा। आपको भी पता है जब तक 100 बरामद नहीं हो जाता, 100 बरामद हुआ, गिरफ्तारी तत्काल की गई थी, लगातार पूछती गई। पुलिस ने जब उनके पूरे फोन की जब रिकॉर्डिंग सारी चीजें निकालने के बाद उस तक पहुंची, पुलिस ही पहुंची, आप नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है। होता क्या है, देखिए होता जांच के, देखिए होता क्या है इस देश में जुडिशरी सिस्टम में, आपको भी पता है कि आरोप कोई 28 दिन बाद अरेस्ट किया गया है, वो नामजद रिपोर्ट करती रही, नामजद एप्लीकेशन देती रही, सीओएसपी के चक्कर काटती रही, और 28 दिन बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर जी, वो योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ना उनकी पार्टी अखिलेश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप पदाधिकारी हैं, आप पदाधिकारी हम उसी पे उठाते हैं सवाल। हम उससे पूछेंगे, आप शासन में हो, आप प्रशासन में हो, मैं सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये आपका, यहाँ पे आपका राज चल रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, आपकी पुलिस है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। थोड़ा कूल डाउन होते, थोड़ा कूल डाउन होते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए ना किसी की, अगर एक मिनट, ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए ना कि किसी की बेटी अगर लापता है वो थाने जाए, उसके बाद फिर उसे एसपी के यहाँ चक्कर काटना पड़े, फिर उसे और भागना पड़े, और फिर वो इतनी हताश हो जाए कि उसे किसी नेता की गाड़ी के आगे कूदना पड़े। एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले वो योगी जी के यहाँ गई थी, लेकिन वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल चलते उसको अंदर नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद में वो मदद मांगने के लिए वो गई थी अखिलेश यादव की कार के सामने गई थी। अखिलेश यादव अपनी कार से उतरना नहीं समझे, इतने नकारे व्यक्ति योगी सरकार की, योगी जी के संज्ञान में आया, योगी जी ने कप्तान को लिया, योगी जी की ही देन है जो 15 दिन के अंदर उसको गिरफ्तारी की गई, और गिरफ्तारी के बाद 1 महीने बाद कार्रवाई हो रही है भाई, कोई 1 महीने बाद। ये बताइए, सीधे किडनैपिंग का केस था, सीधे किडनैपिंग की उन्होंने नामजद FIR की थी, 1 महीने बाद। अच्छा चलिए छोड़िए, थोड़ा शांत हो गए। आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या होना रहे हैं, वो किस पार्टी के पदाधिकारी हैं? किन पर आरोप लगा, किन पे?
पे आप आरोप समाजवादी पार्टी के लिखे थे पदाधिकारी हैं, शिवपाल जी के पदाधिकारी रह चुका उनका वो, उत्तर प्रदेश और पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। एक मिनट, क्या अगर कोई समाजवादी पार्टी या XYZ पार्टी में है तो क्या वो कानून की पहुंच से दूर है? बिल्कुल नहीं। हम तो आप समाजवादी बात कर रहे हैं, हम भाजपा की कोई दूर नहीं है। हमारा भाजपा विधायक आज भी योगी सरकार के दंड देने का जेल में है, कुलदीप सिंह सेंगर। अगर उसको सजा न मिलती तो आप बताते कि भाजपा समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दिया, जब तक सरकार रही तब तक वो जेल नहीं गए। ये आप स्वीकार करिए। आज उनकी बेटियां वही खेल रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिए, मतलब बलात्कार का जैसे गंभीर आरोप स्वयं लग रहे हैं उनके परिवार वाले और खेल आज भी योगी सरकार ने एक मिनट, भाजपा सरकार ने उनको लगातार टिकट और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य इसको उनके परिवार को नहीं दिया। इस बहस को खत्म करते हुए अभी विकास की बात, जैसे भाई साहब ने कहा कि उन्नाव में कोई विकास नहीं, उन्नाव बलात्कार, उन्नाव पे सारी तोहमत थोप दी। ठीक है, उन्नाव में 2017 से पहले कितने ऑक्सीजन प्लांट थे बताइए भाई साहब। एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए, आराम से। आप आधे घंटे से बोल रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं बोला। ठीक है, उन्नाव में 5 ऑक्सीजन प्लांट बने योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद। उन्नाव में 2 एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे योगी सरकार में बना है। उन्नाव में ODOP के तहत बहुत सारे लोगों को समूह के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं रोजगार के तहत काम कर रही हैं। आप चाहे तो औरास, मियागंज, बहुत सारे ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक, जा करके पता कर सकते हैं, सर्वे कर लीजिए। और सुनिए, उसमें 90% महिलाएं मुस्लिम हैं। आप जा करके पता करिए उस समूह के माध्यम से कितनी महिलाएं। यहाँ जाति और धर्म नहीं देखा जाता। मैं अब इस बातचीत को हम खत्म करें, कंक्लूडिंग। कुछ नहीं होगा, ये सब भाई हैं, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप मैं विश्वास दिला रहा हूँ। बात यहाँ विकास की बात है। यहाँ 4 स्लैटर हाउस थे, 4 स्लैटर हाउस थे। ये हुआ था उन्नाव को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। आज उन्नाव में 17 स्लैटर हाउस है। ये विकास हो रहा है यहाँ पे महोदय। और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट कब बना? जब लोग मरने लगे, लोग मर गए, तब ऑक्सीजन प्लांट। और वो भी अभी पूछिए, सुनिए, पूछिए कितने चालू है, चालू कितने हैं? चालू है 5। मैं गिना सकता हूँ, गिना चाहिए। अरे नहीं, सिर्फ गिनाती ही आई है। एक बात करने दीजिए। नहीं, हवा में काम होगी, नहीं लाने से नहीं होगा। आप जाइए जिला अस्पताल में, जाइए, PM केयर घर से बना है। हम 5 ऑक्सीजन प्लांट बने हैं। मैं बिल्कुल तो तथ्यों के साथ बात करता हूँ। हवा अच्छा, थोड़ा सा शांत होते हैं सब, थोड़ा सा शांत। मेरी बात लीजिए। आप जिला अस्पताल में जाइए, PM केयर फंड के नाम से ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। आप बिछिया में जाइए, बिछिया में ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, योगी सरकार के बाद बना है। आप मौराओं में जाइए, 100 ऑक्सीजन प्लांट योगी सरकार के बाद बना। आप औरास जाइए, योगी सरकार में बना। आप बांगरमऊ में जाइए, योगी सरकार में ऑक्सीजन प्लांट बना। 5 ऑक्सीजन प्लांट योगी सरकार में बने। इसके पहले कितने ऑक्सीजन प्लांट उन्नाव में सरकार बनाए, इस सरकार ने बनाए? क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उन्नाव को? लोगों को मुफ्त इलाज किसने दिया? 5 लाख। यहाँ मंदिर बनते हैं, यहाँ से मंदिर बनते हैं, हॉस्पिटल नहीं बनते हैं। लोग तड़प के मरे हैं। स्कूल नहीं बना, एक मेडिकल कॉलेज उन्नाव में नहीं बना। लोग तड़प के मरे हैं, लोग तड़प के मर गए मेरे भाइयों। यहाँ पे यहाँ से मंदिर बनने आस्था से जुड़े हुए काम हो रहा है। सर, मंदिर बनना जरूरी है। मैं मंदिर लेकिन मंदिर जो बनाना बात करते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजे। मैं योगी सरकार से मंदिर बने, मैं चाहता हूँ मंदिर बने, लेकिन एम्स जैसे हॉस्पिटल भी बने और स्कूल भी बने। मंदिर के लिए चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। मंदिर के साथ एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, चिल्लाने से नहीं होगा। बात मुद्दे पे होगी। मेरी मांग ये है, नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। बात मुद्दे मंदिर के लिए मैंने भी योगी सरकार में प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है। 75 जनपद, 75 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? बात को खत्म करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मंदिर की जहाँ तक बात है तो मंदिर हमें लग रहा है जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है, तो कहीं ना कहीं चाहे काशी हो या अयोध्या हो, तो वो हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो पहचान है इस देश की, वो भगवान राम से ही है, शिव से ही है, तो वो बनने ही चाहिए। जो कभी आक्रमणकारियों के द्वारा गिराए गए थे, औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के द्वारा उनको खंडित किया गया था, तो बनने चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन भाई साहब ने जैसे एम्स की बात करी, तो एम्स में रिकॉर्ड बनाया है मोदी सरकार ने। इतने एम्स पूरे देश में बनाए हैं।
इस बातचीत को खत्म। हाँ, आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इन्हें कुछ कहना है। सर जैसे कहते हैं कि औरंगजेब थे, ये लोगों ने ठीक है मंदिर गिराया, ठीक है। मेरा सर एक सवाल है कि मुगलों को बुलाया किसने था? अच्छा, हमने ये बहुत लंबी बहस है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मुगलों को भगाया किसने ये जानो, अगर ये नहीं बहुत लंबी बहस हो गई है और नाव में लोग जो है थोड़ा सा उत्तेजक हो गए हैं। और यहाँ पे एक दलित लड़की की हत्या का जो मामला है वो काफी गर्म है, लोगों की अपनी अपनी राय है इसे लेकर। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, विकास यहाँ का मुद्दा है और जो लोग इस लाइव में शामिल थे उनकी अपनी अपनी दलगत राजनीतिक संबंध थे और उस लिहाज से उन्होंने अपनी बात रखी। हम बीबीसी हिंदी के पन्ने के जरिए आपको जो है क्या राजनीतिक बहस चल रही है, क्या मुद्दे हैं, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।